एपिसोड 119। स्केच की मदद से अनिरुद्ध उसी बार में पहुंचा जहां अवंतिका 1 महीने पहले अपने दोस्तों के साथ गई थी। अनिरुद्ध ने वो स्केच बार के मैनेजर को दिखाया ताकि वो उसकी कुछ हेल्प कर सके, लेकिन मैनेजर ने भी स्केच में मौजूद उस लड़के को ठीक से नहीं पहचान पा रहा था। गुस्से में अपना आपा खोकर अनिरुद्ध ने उस मैनेजर का कॉलर पकड़ लिया और उसे ज़ोरदार मुक्का उसके चेहरे पर दे मारा। तेरे बार में उस दिन मेरी बहन के साथ इतना गलत हो गया और तू आसानी से अपना पीछा छुड़वाना चाहता है, हाँ? मुझे तेरे बार की 1 महीने पुरानी वो सारी फुटेज दिखा, समझा? और याद रखना, कोई होशियारी मत दिखाना मुझे तू अपनी। एक फुटेज दिखा अब तू मुझे अपने बार की। यह बोल अनिरुद्ध ने उस मैनेजर को पीछे के लिए धकेला, जिससे वो मैनेजर काउंटर से जा टकरा गया। वहीं बेदी मैंशन में मंजीत और घर के बाकी सब लोग बेमन से शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, क्योंकि उन लोगों को पुलकित का परिवार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मंजीत को और बाकी परिवार वालों को पुलकित से तो ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, मगर उसके परिवार वालों को तो वो लोग फूटी आँख नहीं पसंद करते थे। आखिर उनकी हरकतें ही कुछ ऐसी थीं। काफ़ी देर से करण और आयशा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, तो मंजीत ने परेशान होते हुए अमन से पूछा, बेटा अब नीनी और करण कहाँ हैं? दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुझे कुछ बताया है कि उन दोनों ने कहाँ गए हैं वो दोनों? अमन को पहले से पता था कि आयशा और करण वो दोनों कहाँ गए हुए हैं, इसलिए अमन ने मंजीत को साइड में ले जाकर उससे कहा, मम्मी, नीनी और करण किसी मिशन पर गए हैं। वो दोनों पुलकित और उसकी फैमिली का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने के लिए गए हुए हैं। आप फिक्र मत करिए, बारात आने से पहले वो दोनों यहाँ पहुँच जाएंगे। ओके, आप टेंशन मत लो। अमन ने जब अपनी माँ से ये कहा तो उनके मुँह से ये बात सुनकर मंजीत ने अब जाकर एक राहत की सांस ली। वो मुस्कुराते हुए बोली, रब से दुआ कर पुत्र कि तेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए, और हाँ, ये भी दुआ कर कि वो ये सदमा बर्दाश्त कर पाए, क्योंकि इन सब के बाद हमारे लिए बेचारी कोको को संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तभी अमन हल्का सा मुस्कुराया और अपनी माँ से बोला, डोंट वरी मम्मी, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सब कुछ पहले से ही अरेंज कर लिया है कोको के लिए। अब बस एक बार पुलकित की असलियत कोको के सामने आ जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हम सब मिलकर कोको को संभाल लेंगे। अमन ने अपनी माँ को दिलासा दिया। तभी वहाँ नीतू और उसका पति रविंद्र आ गए। सत श्री अकाल परजाई जी। नीतू और रविंद्र उसके पास आकर खड़े हो गए और उससे बोले, आ गए तुम दोनों? कहाँ है सिम्मी? बच्चे कहाँ हैं? सिम्मी और वंश कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मंजीत ने चारों ओर नज़रें घुमाते हुए उन दोनों से पूछा, वंश और सिम्मी के बारे में। जी परजाई जी, आए हैं। वो दोनों सीधा कोको के कमरे में चले गए उससे मिलने के लिए, नीतू ने जवाब दिया। तो फिर मंजीत ने आगे कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है,
मैं भी साइशा को मंजीत अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर राजबीर आ गया और बोला, बारात पहुँचने वाली है। राजबीर के चेहरे पर भी खुशी या फिर कोई हड़बड़ाहट, कैसा भी भाव नज़र नहीं आ रहा था किसी को भी। वो एकदम इमोशनलेस दिख रहा था इस वक्त। तभी उसका छोटा भाई रविंद्र उससे बोला, भाई साहब, आपकी दूसरी लाडली भी आज विदा हो जाएगी, इसलिए दुखी है ना आप? रविंद्र ने उससे कहा। मगर राजबीर बिल्कुल शांत था। उसने रविंद्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि इस वक्त वो अंदर से कितना टूटा हुआ महसूस कर रहा था वो सिर्फ राजबीर खुद ही जानता था। तभी अमन बीच में बोल पड़ा, बात वो नहीं है चाचू, पापा परेशान हैं इसलिए क्योंकि उनकी लाडली ने किसी गलत इंसान का हाथ थामने का मन बना लिया है और अब ये उसे रोक भी नहीं पा रहे हैं। अमन ने जब रविंद्र को ये जवाब दिया तो फिर वो चुप हो गया। उसने राजबीर से आगे कहा, भाई साहब, आप फिक्र मत कीजिए, जो भगवान की मर्ज़ी होती है वो होकर ही रहता है। गोगो की आँखों से उस लड़के के प्यार की पट्टी आज नहीं तो कल उतर ही जाएगी। आप देख लेना, नीनी है ना, वो दिख नहीं रही है कहीं भी, कहीं गई है क्या वो? हो सकता है ना, इसका मतलब कि ज़रूर वो कुछ करने वाली है। वो कोको को उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करने देगी। बहुत प्यार करती है हमारी नीनी कोको से। रविंद्र ने राजबीर को दिलासा दिया। तो अमन मजाकिया लहजे में उससे बोला, ऐसा नहीं है चाचू, सिर्फ नीनी ही कोको से प्यार नहीं करती है, हम सब भी कोको से बहुत प्यार करते हैं। हम सब की लाडली है वो, सबसे छोटी है इस घर की, इसीलिए वो सब उसके लिए, हम सब उसके लिए जान छिड़कते हैं। ये बात तो आप और चाची बहुत अच्छे से जानते ही हैं, अमन बोला। तो रविंद्र ने उसकी बात में हामी भरी, हाँ वो भी है। अमन की बात पर हामी भरने के बाद फिर वो लोग हंसने लगे। अच्छा, मैं कोको को देख कर आती हूँ, मंजीत ने कहा और फिर वहाँ से चली गई। तभी नीतू भी बोली, भाभी मैं भी आती हूँ आपके साथ। फिर नीतू भी उसके पीछे पीछे चली गई। पेस्टल रंग का ब्राइडल लहंगा, साथ में रूबीज़ एंड पॉलिक्स ज्वेलरी पहने साइशा आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर खुशी की एक अलग ही चमक थी। दीदा, भगवान जी ने मुझे कितनी गंदी पहन दी है। आप देखो ना, आज मेरा इतना ख़ास दिन है और वो नीनी की बच्ची वो नहीं आई अभी तक मुझसे मिलने के लिए। साइशा ने ऑरेंज जूस का सिप लेते हुए अपनी दीदा से कहा, अरे पुत्र, वो तेरे लिए कोई तोहफ़ा लेने गई है जो तेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। तो कभी नहीं भुला पाएगी उसके उस तोहफ़े को। बस थोड़ा सा ठंड रख, सब्र कर, ठीक है, आ जाएगी वो थोड़ी देर में। दीदा ने पकौड़े खाते हुए उसे जवाब दिया। तभी साइशा एक्साइटेड होकर अपनी दीदा से बोली, हैं सच्ची में दीदा, क्या सच में नीनी मेरे लिए गिफ्ट लेने गई है? मुझे तो लगा था कि वो मुझे कोई नेकलेस देकर ही टरका देगी, लेकिन वो तो बहुत अच्छी बहन है मेरी। एक पल में साइशा ने अपना स्टेटमेंट आयशा के लिए बदल लिया। तो दीदा ने ना में अपना सिर हिलाते हुए बड़बड़ाया, कुछ नहीं हो सकता है इस कुड़ी का। दीदा के इस स्टेटमेंट पर साइशा हंसने लगी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और मंजीत और नीतू कमरे के अंदर दाखिल हुए।
अपनी चाची को देख सायशा बोली, चाची मैं कैसी लग रही हूँ? सायशा ने अपना भारी लहंगा उठाया और अपनी माँ और चाची की तरफ बढ़ गई। कियारा आडवाणी की छोटी बहन लग रही है तू आज। नीतू ने उससे जब ऐसा कहा तो वो इतराने लगी। तभी वो अपनी माँ से बोली, अरे मम्मी मुझे काला टीका तो लगा दो, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ आज। अगर अगर मुझे किसी की नज़र लग गई आज तो। सायशा अपनी बैंगल्स और कलीरों को सही करते हुए अपनी माँ से बोली। हाँ, काला टीका तो बनता है भाई। मंजीत ने भी खुश होने का नाटक करते हुए अपनी बेटी से कहा और फिर अपनी आँखों से एक हल्का सा काजल का डॉट निकाल लेकर सायशा के कान के पीछे लगा दिया और फिर उसकी बलाएं ली। तभी सायशा ने एक्साइटेड होकर अपनी माँ से पूछा, अपनी दीदा से पूछा, अपनी माँ से पूछा, बारात आ गई है क्या? तो दीदा ने उसके सिर पर हल्का सा मारा और बोली, हाय रब्बा कितनी बेशरम कुड़ी है रे तू, इतनी जल्दी हो रही है तुझे अपने ससुराल जाने की? अरे ऐसे मौके पर तो लड़कियां बहुत घबराई हुई होती हैं, बहुत चिंता में रहती हैं लड़कियां कि न जाने नया घर कैसा होगा, नया परिवार कैसा होगा, मैं नए घर में एडजस्ट कर पाऊंगी या नहीं। ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं लड़कियों के जहन में। लेकिन तुझे तो जल्दी हो रखी है भाई अपने नए घर जाने की, जैसे हम तुझ पर यहाँ कोई जुल्म ढाते हों। दीदा ने सायशा से जब ये सब कहा तो उसे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होने लगी और उसे थोड़ी हंसी भी आने लगी। अरे दीदा ऐसा नहीं है, वो मुझे ना बहुत थकान सी हो रही है तो मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी सब कुछ निपट जाता ताकि मैं आराम कर लेती। सायशा ने बात को कवर करने की कोशिश करी मगर मंजीत का कुछ रिएक्शन ही नहीं था। उसके चेहरे से ही दीदा समझ गई थी कि मंजीत को कितनी टेंशन है आज के फंक्शन को लेकर, और उससे भी ज़्यादा अपनी बेटी सायशा के लिए। इतने में कमरे के अंदर दीपशिखा, अवंतिका, जानकी और केतकी भी दाखिल हो गए। अरे वाह, सायशा तो बड़ी ही सुंदर लग रही है, बिल्कुल हूर की परी लग रही है, केतकी बोली तो सायशा मुस्कुराने लगी। हाँ सुंदर तो लग रही है छोरी, ले इसने ये अंगूठी पहना दे और सुंदर लगेगी फिर ये। जानकी बोली अपनी पोटली बैग में से एक अंगूठी निकालकर मंजीत को थमाते हुए बोली। मंजीत ने जानकी के हाथ से वो अंगूठी ले ली और सायशा को तुरंत वो अंगूठी पहना दी। तो सायशा ने कहा, थैंक यू दादी सा, ये अंगूठी वाकई में बहुत ही सुंदर लग रही है और अब मैंने पहन ली तो अब और भी ज़्यादा खिल रही है ये अंगूठी। इतने में वहाँ अभय आ गया। उसे देखकर मंजीत समझ गई कि वो कमरे में किसे ढूंढ रहा है। वो बोली, आयशा सायशा के लिए गिफ्ट लेने के लिए गई हुई है करण के साथ, बस थोड़ी देर में आने ही वाली है। मंजीत की बात सुन अभय ने कुछ ज़्यादा नहीं कहा। उसने मुझे तो नहीं बताया इस बारे में, अकेली चली गई, बस इतना कहा अभय ने, वो भी डिसअपॉइंट होकर, और फिर वो वहाँ से चला गया। बारात आने वाली है मम्मी जी, आप यहीं रहो इसके साथ, हम लोग नीचे जा रहे हैं, मंजीत ने अपनी सास से कहा और फिर वो वहाँ से चली गई। केतकी और दीपशिखा भी उसके पीछे पीछे चली गई। नीचे बारात आ चुकी थी। मंजीत बिना से ही पुलकित और उसके परिवार बेमन से
पुलकित और उसके परिवार वालों का स्वागत कर रही थी। वहीं घर के टेरेस पर अवंतिका इधर उधर घूम रही थी किसी टेंशन की वजह से। तभी उसका फ़ोन रिंग किया। अनिरुद्ध उसे कॉल कर रहा था, मगर टेंशन के मारे वो बार बार उसका कॉल इग्नोर कर रही थी। ये बात तो वो भी नहीं जानती थी कि आखिर उसे आज किस बात की टेंशन थी। तभी उसे अनिरुद्ध का मैसेज आया, मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, कॉल पिक कर। ना चाहते हुए भी अब तो उसे अनिरुद्ध का कॉल पिक करना पड़ गया था। वो बोली थकी हुई सी आवाज़ में, हाँ भाई क्या हुआ, क्या बात करनी है अब आपको मुझसे, उसने पूछा। वो काफ़ी मायूस भरी आवाज़ उसकी अनिरुद्ध को सुनाई दे पड़ी। अच्छा तू कहाँ है, अनिरुद्ध ने उससे पूछा। अनिरुद्ध की आवाज़ से भी काफ़ी सुनने में ऐसा आ रहा था जैसे उसे भी किसी बात की टेंशन हो। मैं बेडी मैंशन की टेरेस पर हूँ, अवंतिका ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ अभी, ठीक है, जाना मत वहाँ से कहीं, अनिरुद्ध ने हड़बड़ाते हुए उससे कहा और फिर फ़ोन काट दिया। 5 मिनट में अनिरुद्ध टेरेस पर पहुँचा। अवंतिका का रो रो कर बुरा हाल हुआ था। अनिरुद्ध भागकर उसकी तरफ गया और उसने उसे अपने गले से लगा लिया। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, मैं हूँ ना, मैंने सारी सच्चाई पता लगा ली है, उस लड़के के बारे में मैंने पता लगा लिया है, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, ठीक है, मैं तुझे तेरा हक आज ही दिलवा कर रहूँगा, ठीक है, तू चिंता मत कर, तेरा भाई है तेरे साथ। अनिरुद्ध उसे शांत करवाते हुए उससे बोला। अनिरुद्ध की बातें सुनकर अब जाकर अवंतिका को काफ़ी राहत मिल रही थी। वो बोली अपने भाई से, भैया सब गलत हो रहा है, सब कुछ बर्बाद होने वाला है, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई हूँ, मेरी तो ज़िंदगी ही तबाह हो गई है। अवंतिका रोती हुई आवाज़ में अपने भाई से बोली, मगर अनिरुद्ध अब भी उसे बस शांत करवा रहा था। वो उसे दिलासा देते हुए बोला, कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, मैंने कहा है ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अनिरुद्ध ने अवंतिका को भरोसा दिलाया। तब जाकर अवंतिका ने राहत की सांस ली। अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़ा और उसे टेरेस से नीचे ले गया। वहीं सायशा लंबा घूंघट लेके चेयर पर बैठी हुई अपने घर वालों के आने का इंतज़ार कर रही थी कि कब कोई उसे लेने आए और वो नीचे हॉल में जाए। मगर तभी कमरे की लाइट भाग गई तो वो सहम गई। वो ज़ोर से चिल्लाई, मम्मी। सायशा काले अंधेरे में डर गई और सामने खड़े उस शख्स को देख उसके सीने से लिपट गई। मगर तभी उसे अपने हाथ में ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसे कुछ चुभाया हो, और फिर धीरे धीरे उसका सिर भारी होने लगा, उसका सिर घूमना शुरू हो गया। वहीं नीचे हॉल में पंडित जी के कहने पर मंजीत और नीतू सायशा को लेने के लिए चले गए। सायशा के कमरे में जब वो एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि वो लंबा घूंघट लिए चेयर पर बैठी हुई थी। मंजीत और नीतू को देखते ही वो चुपचाप खड़ी हो गई, ना ही किसी से कुछ बोली। तभी नीतू ने उससे कहा, चलो बेटा, नीचे जाने का वक्त आ गया है अब। और फिर वो और मंजीत उसे नीचे हॉल में ले गए। सायशा को उन दोनों ने पुलकित के ठीक बगल में बैठा दिया और फिर शादी रस्में शुरू कर दी गईं। पहले दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई,
फिर दोनों का गठबंधन करने के लिए आयशा को बुलाया गया, मगर पुलकित की बहनें चिढ़ गईं और पंडित से बोली, पंडित जी, हमारे यहाँ लड़के की बहनें गठबंधन करती हैं, इसीलिए दूल्हे की बड़ी बहन होने के नाते मैं इनका गठबंधन करूंगी। पूजा ने कहा और फिर उसने उन दोनों का गठबंधन करने के लिए वो आगे बढ़ गई। वहीं बेदी परिवार को तो कोई इंटरेस्ट था ही नहीं उनकी किसी भी पुलकित और सायशा की किसी भी रस्म में। तभी मंजीत अपने मन में बोली, हे भगवान, ये नीनी और करण कहाँ रह गए? जब शादी पूरी हो जाएगी तब आएंगे क्या ये दोनों? मंजीत अपने मन में बोली। फेरे पूरे होते ही पुलकित ने सायशा को मंगलसूत्र पहनाया और फिर उसने उसकी मांग भर दी और इसी के साथ मंजीत पूरी तरह से टूट गई। जब पंडित जी ने ये कहा, शादी संपन्न हुई। पंडित जी के इतना कहते ही सीढ़ियों के सहारे नीचे उतरती हुई लड़की की लड़खड़ाती हुई आवाज़ आई, पुलकित। वो आवाज़ सुनते ही सबके सब जैसे ही पीछे मुड़े तो हैरान रह गए, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद सायशा थी। सायशा! सबके सब उसे वहाँ देखकर हक्के पक्के रह गए और मुंह के अंदर बड़बड़ाए। यहाँ तक कि पुलकित भी हैरानी से सायशा को देख रहा था। पूजा पुलकित के बगल में खड़ी उस लड़की का उसने घूंघट उठाया तो एक बार फिर से वो सब के सब हैरान रह गए। यहाँ तक कि इस बार तो राठौड़ खानदान भी हैरान था, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अवंतिका थी। अवंतिका? सबके मुंह अब और भी ज़्यादा बड़े खुल गए उसे देखकर। वो सब बड़बड़ाने लगे। इतने में वहाँ पर आयशा और करण भी पहुँच गए। उन दोनों को ये चिंता थी कहीं उन दोनों को पहुँचने में देर तो नहीं हो गई, कहीं उनके देर से पहुँचने की चक्कर में उनकी बहन की शादी पुलकित से हो तो नहीं गई, और वहीं सायशा और पुलकित की शादी ना हो गई हो। मगर सामने का नज़ारा तो आज उनके सामने कुछ और ही नज़र आ रहा था। सबको नज़रअंदाज करके आयशा और करण वो दोनों सायशा के पास पहुँचे उसे संभालने के लिए। वहीं मंजीत और कुलवंत दोनों अपनी जगह पर ही बर्फ़ की तरह जम सी गई थी, क्योंकि आज फिर से उन दोनों को वो 30 साल पहले बीता हुआ वाक़या एक बार फिर से याद आ गया, जो वाक़या बिल्कुल सेम टू सेम मंजीत के साथ हुआ था। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, वो भी शादी के मंडप पर नहीं पहुंच पाई थी। उसके साथ भी ऐसा ही कोई धोखा हुआ था, वो भी 30 साल पहले। अपनी बेटी का वो ज़ख्म देखकर आज उसका वो ज़ख्म एक बार फिर से ताज़ा हो गया। अपनी बेटी सायशा को बेसुध देख मंजीत अपने दुख से बाहर निकली और उसकी तरफ बढ़ी उसे संभालने के लिए। उसने सायशा की आँखों पर अपनी हथेली रख दी और उसकी आँखों को बुझा दिया और रूखी सी आवाज़ में अपने बेटे अमन से बोली, इसे इसके कमरे में ले जा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें, वीडियो अच्छी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।